हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। स्टडी विज्ञान प्रकाश के आज के वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी के लिए मॉडल पेपर नंबर 93 को करेंगे डिस्कस। आज सारे प्रश्न होंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर, और सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। कोई भी प्रश्न आपसे स्किप नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए जो गणपूर्ति होती है, जिसको कोरम कहते हैं, वो कितनी होती है। तो चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का छठवां हिस्सा, या फिर सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, या फिर कुल संख्या का चौथा भाग, या फिर कुल संख्या का तीसरा भाग। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, यानी कि सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग जरूरी होता है। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिसकी उपस्थिति में सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। अगर हम लोकसभा के बारे में बात करें तो ये 55 होता है, यानी कम से कम 55 सदस्यों की जरूरत होती है। और वहीं पर अगर बात करें राज्यसभा के बारे में तो गणपूर्ति कोरम के लिए कुल 25 सदस्यों की उपस्थिति जो होती है ये जरूरी होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब नीचे दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। इसको आपको मैच कराना है, उसके बाद इसका सही आंसर चुनना है। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया जाना, और उद्देशिका में यानी कि प्रेम्बल में पंथ निरपेक्ष दैट इज सेकुलर शब्द का जोड़ना। तो यहाँ पर लिस्ट 2 में आपको संबंधित जो अमेंडमेंट है, संशोधन है संविधान के, वो दिए गए हैं और आपको यहाँ पर मैच कराना है। तो आपको बता दें, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का जो परिसीमन किया गया था ये 38वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था, 38। तो पहले का जो सही जवाब होगा वो ए जो है मैच हो रहा है ऑप्शन 3 से। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन में। उसके बाद आता है मताधिकार की आयु 61 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना, ये हुआ था 61वां संविधान संशोधन। और उद्देशिका में जो पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द है उसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। तो इस प्रकार से इसका ये सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत व अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं समान हैं। यहाँ पर देखिए इंग्लिश वर्जन में दिया गया है और कुछ शब्द हिंदी में आसान होते हैं, कुछ शब्द अंग्रेजी में आसान होते हैं। तो जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ पर बाइलिंगुअल क्वेश्चंस भी यूज करते हैं। तो भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं समान हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ, इसको कहते हैं रेजिड्यूरी पावर्स। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, रेजिड्यूरी पावर्स वेस्टेड इन सेंटर, या फिर अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं, रेजिड्यूरी पावर्स वेस्टेड इन स्टेट। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, प्रेसिडेंट हैज़ द पावर ऑफ पॉकेट वीटो। और नेक्स्ट होगा उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, द अपर हाउस हैज़ सम नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो यहाँ पर जो सही है और जो गलत है उसको पहचानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 1, 3 और 4 सही है। यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं और राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, और उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, लेकिन अवशिष्ट शक्तियाँ यानी कि रेजिड्यूरी पावर्स ये स्टेट के पास नहीं होती है। तो 1, 3 और 4 ये सही जवाब हो गए। भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच ये 3 पॉइंट जो है वो कॉमन है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। द कंसेप्ट ऑफ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। तो एक बात ध्यान रखना कि इसका सही जवाब अक्सर लोग ऑप्शन ए को मान लेते हैं अमेरिका के संविधान से, जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा। सही जवाब इसका होगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, और इसको याद रखना कि इसको कनाडा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जरूर याद रखना आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में
लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह उल्लिखित है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित राज्य हैं? देखिए, वर्तमान में देखा जाए तो अब जो वर्तमान स्थिति है, अब भारत में कुल मिला के 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो कुल मिला के ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। तो इसको जरूर आप लोग याद रखना, कई बार इसका जवाब गलत हो जाता है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य बन गए हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। कारण कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो सही जवाब क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको सही जवाब चुनना है। अगर कथन और कारण दोनों सही हैं और जो यहाँ पर कारण है वो कथन की व्याख्या करता है तो आपको उत्तर ए लिखना है। अदरवाइज अगर दोनों सही हैं लेकिन दोनों का अंतर संबंध नहीं है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो आपको उत्तर बी देना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि कथन भी सही है और कारण दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं दे रहा है। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है और भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, यानी कि भारतीय संविधान जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो अलग अलग एक्ट लिए गए हैं वो अलग अलग देशों से लिए गए हैं, इसलिए कभी कभी भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा गया है कहीं कहीं पर। और उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? सरकारिया आयोग, सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था और इसका गठन किसके लिए किया गया था। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है कि सरकारिया आयोग का जो गठन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो याद रखिएगा कि सरकारिया आयोग का गठन हुआ था न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में। आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में हुआ था। कब किया गया था? तो इसका गठन हुआ था जून 1983 में। और यहाँ पर जो 2 विकल्प दिए गए हैं उसको देखा जाए तो पी स्यूरमन और डॉक्टर एस आर सेन, ये दोनों लोग सरकारिया आयोग के सदस्य थे। डॉक्टर एस आर सेन और पी स्यूरमन ये दोनों लोग थे इस आयोग के सदस्य। तो ऑप्शन बी को हम जवाब देंगे। और ये जो आयोग था वो केंद्र राज्य संबंधों पर गठित किया गया था। अब नीचे एक सूची दी गई है और इसको आपको मैच कराना है। अब ये जो सूची है इसके बारे में आपको बता दें, ये राज्य और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या से संबंधित है। ये हो गए आपके स्टेट और राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है उससे जुड़ा हुआ है। तो गुजरात में राज्यसभा सदस्यों की संख्या होती है 11 और कर्नाटक में है 12। ठीक है, अब आप मैच करा लेना। केरल में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 9, ओडिशा में है 10। और अगर हम बात करें यूपी के बारे में तो यूपी में जो राज्यसभा सदस्य हैं उनकी संख्या है 31। Who among the following is empowered to establish the इंटर-स्टेट काउंसिल? इंटर-स्टेट काउंसिल मतलब इसका होगा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए कौन अधिकृत है? और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और इसका जो सही जवाब है वो है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने और परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति जो होता है वो इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कर सकता है। तो 263 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और कौन करता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर बताना है कि एक यहाँ पर गलत है और वो गलत जो है वो आपको पहचानना है। नीति निर्मोदन प्रस्ताव, इसको कहते हैं पॉलिसी कट मोशन। तो इसमें क्या होता है? बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है, तो इसको कहते हैं पॉलिसी कट मोशन। तो ये जरूर याद रखना, ये बिल्कुल सही है। मितव्ययिता प्रस्ताव दैट इज इकोनॉमिक कट मोशन, इसमें क्या होता है कि बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि जो होती है वो घटा दी जाती है, तो ये भी सही है। सांकेतिक प्रस्ताव दैट इज टोकन कट मोशन, इसमें बजट की जब मांग होती है तो उसमें से 100 रुपये कम कर दिए जाते हैं,
इसको कहते हैं टोकन कट मोशन। और इसके बाद आता है आपका लेखानुदान। लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट। यहाँ पर बताया गया है कि बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, जबकि ये गलत है। वोट ऑन अकाउंट के बारे में जान लीजिए। बजट प्रस्तुतिकरण और बजट मांगों के बीच जो समय होता है, तो बजट प्रस्तुतिकरण एवं बजट मांगों के सदन से पारित होने के मध्य जो समय होता है, उसमें जो प्रशासनिक व्यय होता है उसको पूरा करने के लिए लेखानुदान की मांग की जाती है। तो इसका जवाब डी होगा। डी सही नहीं है। डी का मतलब होता है कि जब बजट पेश किया जाता है तो बजट प्रस्तुतिकरण और बजट मांगों के सदन में पारित होने के मध्य के समय में जो प्रशासनिक व्यय होता है उसको पूरा करने के लिए वोट ऑन अकाउंट यानी कि लेखानुदान की मांग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्न में क्या उपबंधित है। संघ के लिए मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये बिल्कुल इसमें मिलेगा आपको बता दें कि भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है वो शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है तीसरी अनुसूची। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप भी इसमें शामिल है और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप भी इसमें मिलेगा। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का जो प्रारूप है ये आपको अनुच्छेद 60 में मिलता है। ठीक है, तो ये तीसरी अनुसूची में नहीं होगा, ये अनुच्छेद 60 में मिलेगा। तो हम ऑप्शन सी को यहाँ पर आंसर करेंगे। प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है फ्रेंड्स? जो अस्थाई स्पीकर होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। तो आपको बता दें निर्वाचित सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थाई स्पीकर के रूप में राष्ट्रपति की जब स्वीकृति मिल जाती है उसके बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने की शक्ति प्रोटेम स्पीकर को प्राप्त हो जाती है। और बाद में जब सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है उसके बाद लोकसभा के जो अस्थाई अध्यक्ष होते हैं उनका चयन लोकसभा के सदस्य करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है इसका जवाब मैंने आपको दे दिया। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक। तो ये इसका सही जवाब है। ये होते हैं प्रोटेम स्पीकर और राष्ट्रपति की मंजूरी जब मिल जाती है इन्हें तो इन्हें वो शक्ति प्राप्ति होती है जिससे जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको ये शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता देना, ये बिल्कुल आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना और मृत्युदंड, ये तीनों ही आते हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। लेकिन कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये संसद द्वारा अनुच्छेद 14 और 15 के अधीन महिलाओं को समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जिसमें गरिमा के साथ जीने के परिप्रेक्ष्य में जो पारित कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न निवारण निषेध और निदान अधिनियम 2013 के दायरे में आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद, जिसको कहेंगे आप जोनल काउंसिल, तो कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद यानी कि जोनल काउंसिल का लक्षण नहीं है? सबसे पहला देखते हैं ऑप्शन ए, यह एक संवैधानिक संस्था है। तो फ्रेंड्स पहला ही हमारा जवाब हमको मिल जाता है। जोनल परिषद जो है ये संवैधानिक नहीं है, सांविधिक संस्था है। ठीक है, संवैधानिक नहीं है बल्कि ये सांविधिक है। अच्छा, संवैधानिक और सांविधिक में क्या अंतर है ये आप लोग मुझे बताएंगे। देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। नीचे कमेंट करिए, डिटेल में लिखिएगा। जब भी आप कोई उत्तर डिटेल में लिखते हैं तो वो चीज़ें आपको अस्थायी तौर से याद हो जाती हैं और इससे औरों को भी फायदा मिलता है। तो बताइए कि संवैधानिक और सांविधिक में क्या अंतर है, ये बताना है आपको। और यही हमारा सही जवाब भी है। यहाँ पर बताया गया कि निम्न में कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद यानी कि जोनल काउंसिल का लक्षण नहीं है? तो यह एक सांविधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है। ठीक है, तो बाकी सब यहाँ पर सही हैं। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है
और यह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो बी, सी और डी सही हैं, ए को हम उत्तर मानेंगे, ये इसका लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कथन और कारण दिए गए हैं, उसके बाद नीचे कोड दिया गया है और इसी कोड के आधार पर आपको आंसर करना है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण बताया गया कि भारत का अपना एक संविधान है। तो क्या मात्र अपना संविधान होने से कोई देश लोकतांत्रिक हो सकता है? नहीं। लेकिन दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं है, तो हम ऑप्शन बी को आंसर करेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये भारत का जो प्रीम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें लिखा गया है। और भारत का अपना एक संविधान है, ये तो वेल नोन फैक्ट है। तो दोनों ही फैक्ट यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन बी को आप आंसर करेंगे। अगला प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? कौन सा एक संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, ये बिल्कुल है। संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, लेकिन साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ये नहीं है। तो ऑप्शन सी को हम आंसर करेंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद सही कथन की व्याख्या देनी है आपको। तो सबसे पहले देखते हैं, राज्यपाल को उच्च न्यायालय की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो गया है। तो राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ये गलत है। राज्यपाल जो विधानमंडल का हिस्सा भी है, व्याख्या मैं दे रहा हूँ आपको। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, ये भी सही है। और राज्यपाल के पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, ये भी गलत है। यानी कि 2 और 4 गलत हैं, 1 और 3 यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 217(1) को अगर आप देखेंगे, 217(1), तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर की जाती है। यानी कि राज्यपाल डायरेक्ट नहीं करते हैं, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति जब नियुक्ति करते हैं तो उस समय राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेते हैं, परामर्श पर नियुक्ति की जाती है। और इसके बाद आता है संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 1/6 जो सदस्य होते हैं, उनको राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पर मनोनीत करने का भी अधिकार है, तो दोनों यहाँ पर सही हैं। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ये बताया गया है। तो मान लीजिएगा यहाँ पर कि अनुच्छेद 168(1) के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है। और अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को कुछ मामलों में, जैसे कि अगर मृत्युदंड हो गया तो उसको छोड़कर बाकी जो है उसके निलंबन, परिहार या फिर लघुकरण की शक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने इसकी पूरी व्याख्या देखी। सही जवाब है 1 और 3। और दोस्तों, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको कल सुबह मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग एक दिन बाद चेक किया करें, वहाँ पर आपको पीडीएफ दे दी जाती है। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो याद रखना कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना जो है वो कनाडा से ली गई है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट होगा कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। और सही जवाब क्या होगा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, दैट इज आयरलैंड, ठीक है। तो ये हो गए 20 प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और जो व्याख्या हमने प्रस्तुत करी उसके माध्यम से आपको कुछ और भी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे अगर आप एग्जाम में बैठे होंगे। और फ्रेंड्स, अब एक प्रश्न आपके लिए। भारत में
सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि, अब यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इसका सही जवाब आपको देना है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, या लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये कमेंट करके आप बताएंगे। और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए नियमित प्रैक्टिस सेट्स और क्लास आपको अवेलेबल करवाई जाती है रोज़ दोपहर में 12:30 बजे चैनल पर। तो 12:30 बजे आप लोग चैनल को जरूर चेक किया करें अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो भी। और जो भी हम आपको प्रैक्टिस सेट देते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्टली मिलेंगे एग्जाम में देखने को, इसलिए कोई भी प्रैक्टिस सेट आप लोग छोड़ा मत करिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो नोटिफिकेशन फिर भी मिले, तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको पहले ही सूचित कर देते हैं कि अगला जो वीडियो होगा वो कितनी देर में अपलोड होने वाला है। तो यहाँ से भी आपको सूचना मिल जाएगी। और इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिख कर सर्च कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।